जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्रीवियसली जो हमने क्लासेस किए थे उसमें हमने रिस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड Torvald Helmer in the 1973 film of The Doll's House. So The Doll's House जो आपका 1973 का फिल्म है उसमें टॉरवल्ड हेल्मर का रोल कौन प्ले किया था, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर एंथनी हॉपकिंस, लॉरेंस ओलिवियर, बर्ट रेनॉल्ड्स, मार्लोन ब्रांडो। एंड द राइट आंसर इज एंथनी हॉपकिंस। इन्होंने टॉरवल्ड हेल्मर का रोल प्ले किया था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Right before his death, Ibsen's nurse remarked that he seemed better. So what was Ibsen's reply? तो उसके मरने से ठीक पहले Ibsen's की जो नर्स थी उसने रिमार्क किया कि he seemed better, so ठीक बेटर दिख रहा है। तो Ibsen का क्या रिप्लाई था? And the options are tell my wives you are wrong, I know not seems, I will be dead inside of the hour, and on the contrary. And the right answer is on the contrary. On the contrary means पहले की तुलना में कंपेरिजन किया जाए तो अच्छा बेटर फील हो रहा है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ इब्सन्स प्लेज सेट। तो इब्सन का जो प्ले है वो कहाँ मेनली कौन सी कंट्री में सेट होता था, ओके। एंड द ऑप्शंस आर हॉलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। एंड द राइट आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे में इब्सन जी का प्लेज सेट होता था, ठीक है। Our next question is in what language did Ibsen write his plays? तो Ibsen अपने plays को कौन से लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर डैनिश, फिनिश एंड फिनलैंड का होगा, स्वीडिश, स्वीडन, इंग्लिश। एंड द राइट आंसर इज डैनिश। डैनिश लैंग्वेज में उनका प्लेस लिखा जाता था Ibsen जी का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसमें जो हमारा डैनिश था वो डैनिश लैंग्वेज हमारे डेनमार्क कंट्री से रिलेटेड है। जो डेनमार्क है वहाँ की जो लैंग्वेजेस होते हैं उसे डैनिश कहते हैं, ठीक है। और उनका प्लेस डैनिश लैंग्वेज में रहता था, ओके। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ इब्सन्स प्लेज होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट परफॉर्म्ड। सो इब्सन जी का जो प्लेस था वो मोस्ट परफॉर्म कहाँ पे, कौन दुनिया के किस हिस्से में बहुत ज़्यादा नाम कमाया था कि मोस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे हुआ था, ओके। उनके कौन से प्ले में, विच ऑफ हिज प्लेस, ठीक है। तो कौन से प्ले को बहुत मोस्ट परफॉर्मेंस वाला मतलब पुरस्कार नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ बहुत फेमस हो गया था, ठीक है, बहुत जगह चला था, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर हेडर गैबलर, पियर जेंट, ए डॉल्स हाउस एंड एनिमी ऑफ द पीपल। एंड द राइट आंसर इज ए डॉल्स हाउस। ये डॉल्स हाउस जो प्ले है ये इनका बहुत बार बहुत जगह पे दुनिया के हर एक कोने में परफॉर्मेंस हुआ था, प्ले किया गया था, ठीक है। Our next question is what genre did Ibsen help found in the theatre arts? So Ibsen जी का जो genre जो जिस कैटेगरी में उनको लिखना होता था लिटरेरी वर्क वो it help found in the theatre arts। तो कौन सी थिएटर आर्ट्स में मिलता था जो उनको हेल्प करता था, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर सरियलिज्म, साइकोरियलिज्म, मॉडर्निज्म, कन्फेशनलिज्म। तो उनका जो प्लेस दिखा जाता था वो कौन से जैनर का था, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म जैनर से उनका प्लेस वगैरह थिएटर में जो आर्ट्स प्ले होता था मॉडर्निज्म टाइप का था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हुम डिड द नर्स वर्क फॉर बिफोर टेकिंग केयर ऑफ नोरास चिल्ड्रन इन द प्ले द डॉल्स हाउस। तो नर्स जो है किसके लिए काम करती थी, हाँ, फॉर हुम डिड द नर्स वर्क फॉर बिफोर टेकिंग ऑफ मतलब पहले, इससे पहले वो नोरा की बच्चों को देखती थी, नोरास चिल्ड्रन, ठीक है, टेक केयर करती थी। बट इससे पहले इन द प्ले द डॉल्स हाउस वो किसके लिए वर्क कर रही थी। एंड द ऑप्शंस आर मिसेस लिंडे एंड हर चिल्ड्रन, नोरास फादर एंड लिटिल नोरा, डॉक्टर स्किन एंड लिटिल हैमर, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज नोरास फादर एंड लिटिल नोरा। सो नोरास नर्स जो वर्क कर रही थी फॉर नोरास फादर एंड लिटिल नोरा, ठीक है। Our next question is what is the sweet that Nora is forbidden to eat in the play The Doll's House?
तो ऐसा कौन सा मिठाई था जो कि नोरा को मना किया गया था? फॉरबिडन मीन्स मना किया गया था खाने को, ठीक है। कौन से प्ले में? थे द डॉल्स हाउस। एंड द ऑप्शंस आर फ्रूट केक्स, कैंडी केन्स, मार्जिपन, मैकारोन्स। एंड द राइट आंसर इज मैकारोन्स। मैकारोन एक स्वीट है, ठीक है, मिठाई एक तरह का, जो कि उन्हें मना किया गया था नोरा को खाने से, ठीक है। Our next question is, which of the following events is the subject of discussion at the very beginning of the play The Doll's House? इसमें से कौन सा इवेंट है, ठीक है, जो कि डिस्कस करने वाला पॉइंट है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले डॉल्स हाउस में? एकदम स्टार्टिंग में कौन से सब्जेक्ट पे बहुत डिस्कशन हुआ था, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर नोराज डील विथ क्रॉक्सटेड, टॉरवेल एंड नोराज ट्रिप टू इटली, क्रॉक्सटेड एंड क्रिस्टियंस मैरिज, टॉरवेल्स प्रमोशन टू मैनेजर ऑफ द बैंक। And the right answer is Torval's promotion to manager of the bank. तो पहले की स्टार्टिंग में ऑफ द जो प्ले है डॉल्स हाउस में, स्टार्टिंग में हमारा जो पहला इवेंट है क्या है? टॉरवेल का जो प्रमोशन हुआ था वो बैंक का मैनेजर हो गया था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नोरा's dilemma stemming from her loan from क्रॉक्सटेड इन द प्ले द डॉल्स हाउस? सो इसमें से कौन सा पार्ट एक नहीं है, ठीक है। बाकी सब तो पार्ट्स होंगे ही, ओके, बट इसमें से कोई एक पार्ट है जो कि नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑफ नोरा's dilemma, dilemma मीन्स जब आप कंफ्यूज होते हैं ना कि हाँ ये डिसीजन ले कि वो डिसीजन ले, ठीक है, मतलब किसको चूज़ करें, ओके। तो इस टाइप का कन्फ्यूजन होने लगा था नोरा's के लोन लेने के टाइम पे, ओके। लोन लेने के टाइम में प्रॉब्लम आ गया था, उससे कन्फ्यूज हो रही थी क्या किससे लिया जाए, ओके, किससे लिया जाए? फ्रॉम क्रॉक्सटेड इन द प्ले डोरा's हाउस, ठीक है, सॉरी डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस में उसे नोरा को लोन लेना है, बट इट वाज कन्फ्यूज्ड, मतलब कन्फ्यूज था कि मतलब किससे लिया जाए, ठीक है, लूँ नहीं लूँ, इस टाइप का प्रॉब्लम चल रहा था। तो रीज़न क्या था? एंड एट द सेम टाइम से बोल रहा है कि विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, मतलब उसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है जो कि मतलब लोन का रीज़न नहीं बन सकता इसमें से, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर, शी इज़ अफ्रेड हर फादर विल फाइंड आउट। तो जो नोरा जो है उसे डर लग रहा है कि उसके पापा जी मतलब पकड़ लेंगे, पता चल जाएगा उनको, ठीक है। तो नोरा जो है टोटली कंफ्यूज्ड है लोन लेने के लिए, ठीक है, कि लूँ नहीं लूँ, किससे नहीं लूँ, फ्रॉम क्रॉक्सटेड, दैट मीन्स क्रॉक्सटेड से लूँ, बट लूँ कि नहीं लूँ उसको वही इसी बात का चॉइस डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए जो जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे तो ऑप्शंस होंगे ही, बट ओनली एक होगा जो हमारा नहीं होगा, जो कि हमारे प्ले में मेंशन नहीं होगा, और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि इसमें नॉट दिया हुआ है, ठीक है। एंड नंबर सेकंड ऑप्शन इज, शी नेवर टोल्ड टॉरवेल, उसने कभी टॉरवेल को बताया ही नहीं। शी कांट कन्विंस टॉरवेल नॉट टू फायर क्रॉक्सटेड, उसने कन्विंस नहीं करवा पाई टॉरवेल को, मतलब मना नहीं पाई, कन्विंस मीन्स मनाना, ठीक है, तो कन्विंस नहीं कर पाई टॉरवेल को नॉट टू फायर क्रॉक्सटेड। अगेन शी फॉर्ज द सिग्नेचर टू ऑब्टेन द लोन, अगेन फॉर्जरी करके सिग्नेचर जो होता है ना दूसरी जगह पे जब साइन कर देते, दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी, ओके। तो शी फॉर्ज सिग्नेचर टू ऑब्टेन द लोन, पाने के लिए उसने फॉर्जरी किया था, ठीक है। एंड कौन सा चीज़ उसमें नहीं हुआ था प्ले में, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज, शी इज़ अफ्रेड हर फादर विल फाउंड आउट। तो ये सारे जो ऑप्शंस है बी, सी और डी, ये सारे प्लेज में मेंशन किए हुए हैं रिलेटेड टू लोन ऑफ नोरा's लोन, ठीक है। लेकिन ये वाली बातें मेंशन नहीं की थी कि वो अपने पापा से डर रही थी, ठीक है, कि पापा जी को सब पता चल जाएगा, ही विल फाउंड आउट। लेकिन हाँ, उसने कभी टॉरवेल को बताया नहीं था, वो कन्विंस नहीं करवा पाई थी, ठीक है। अगर उसने फॉर्जरी वाले काम भी किया था, तो सारे बातें जो है हमारे प्ले में मेंशन किया हुआ है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोरा फ्लर्ट्स विद डॉक्टर रैंक शोइंग हिम व्हाट इन द प्ले द डॉल्स हाउस। तो नोरा जो है उसने डॉक्टर रैंक के साथ फ्लर्टिंग किया था, ठीक है। शोइंग हिम, उसने क्या दिखाया था, व्हाट इन द प्ले द डॉल्स हाउस, ने क्या दिखाकर उसके साथ फ्लर्टिंग किया था। एंड द ऑप्शंस आर, हर न्यू ड्रेस, हर सिल्क स्टॉकिंग्स, हर सिल्क ग्लोव्स, हर सिल्क स्लिप। एंड द राइट आंसर इज हर सिल्क स्टॉकिंग्स, ठीक है। हर सिल्क स्टॉकिंग्स, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ गारमेंट जो लेडीज यूज करती हैं, ठीक है, और इसी को दिखाकर उसने फ्लर्ट किया था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्ले द डॉल्स हाउस अकॉर्डिंग टू टॉरवेल इट वुड बी इम्पॉसिबल टू वर्क विद क्रॉक्सटेड बिकॉज। सो द डॉल्स हाउस प्ले में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉरवेल के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से इट विल बी इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू वर्क विद क्रॉक्सटेड,
प्रोसेस के साथ काम नहीं कर सकते, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। बिकॉज कारण क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर नोरा वुड ऑब्जेक्ट करेगी नोरा। टॉवेल बिकम्स फिजिकली इल इन क्रॉक्सिस प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में टॉवेल जो है फिजिकली इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। क्रॉक्सिस हैज़ फिजिकली थ्रेटेन टॉवेल, और क्रॉक्सिस ने थ्रेटन किया हुआ है टॉवेल को, मतलब धमकाया डराया है फिजिकली। ओके, कुछ किया है। ओके, एंड टॉवेल इज टू जेलस ऑफ क्रॉक्सिस। अगेन टॉवेल जो है क्रॉक्सिस से बहुत जेलस करता है, जलता है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज टॉवेल बिकम्स फिजिकली इन क्रॉक्सिस प्रेजेंस। मतलब टॉवेल जो है जब क्रॉक्सिस रहता था ना तो वो मतलब फिजिकली फिट नहीं पाता था अपने आप को। ठीक है, इसीलिए वो बोला कि मैं मतलब वो क्रॉक्सिस के साथ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, our next question is, how does Dr. Rank inform Nora that he has reached the final stages of his illness in the play The Doll's House? डॉक्टर रैंक ने कैसे इन्फॉर्म किया नोरा को that he has reached the final stages, कि उसने वो जो है बीमारी के एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। ठीक है, इन द प्ले डॉल्स हाउस। एंड द ऑप्शंस आर, ही आस्क्ड टॉरवेल्ड टू टेल हर, उसने टॉरवेल्ड को कहा कि आप ये करो। ही सेंड्स हर ए नोट, उसने एक नोट सेंड किया। ही लीव्स ए ब्लैक क्रॉस ऑन हिज विजिटिंग कार्ड, उसने एक ब्लैक क्रॉस विजिटिंग कार्ड में उसने एक ब्लैक क्रॉस छोड़ दिया था। ठीक है, तो ब्लैक क्रॉस यानी कि एक मिलिट्री एल्बम है जो कि हमारे जर्मनी का, रशिया का इस टाइप का है, जो उसने विजिटिंग कार्ड में छोड़ दिया था। ठीक है, अगेन एंड लास्ट ऑप्शन इज, ही टेल्स हर व्हाइल दे आर डांसिंग, और उसने उसे बताया जब वो डांस कर रहे थे। ओके, एंड द राइट आंसर इज, ही लीव्स ए ब्लैक क्रॉस ऑन हिज विजिटिंग कार्ड। उसने क्या किया था, एक ब्लैक क्रॉस छोड़ दिया था विजिटिंग कार्ड में, जिससे उसको पता चल सके कि वो अपना इंफॉर्मेशन दे सके कि ये अपने फाइनल स्टेज पर है बीमारी के। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्ले द डॉल्स हाउस, क्रॉक्सटेड हैज गॉटन a bad reputation because of a scandal in which he allegedly, so the Doll's House play में जो The Doll's House play है इसमें क्रॉक्सटेड ने एक he has got a bad reputation, उसका नाम बहुत ख़राब हो गया था। क्यों? because of the scandal, जो लीगल काम होता है ना, that is scandal, in which he allegedly क्या मतलब उसने रिपोर्ट किया था क्या। and the options are, stole money from the bank, forged a signature, destroyed valuable bank documents, blackmailed a co-worker at the bank. The right answer is forged the signature. उसने क्या किया था, फॉर्जरी किया था, दूसरे के साइन को कॉपी किया था। ठीक है, our next question is, which of the following best symbolizes the character that Nora plays in her marriage with Torvald in the play The Doll's House? तो कौन सा बेस्ट सिंबल बताता है इसमें से कि कैरेक्टर जो नोरा ने प्ले किया है अपने शादी में, ठीक है, जब वो टॉरवेल्ड से शादी कर रही थी। ओके, इन द प्ले द डॉल्स हाउस, and the options are her cat, the dress she wears to the party, the tarantella, her new boots. And the right answer is the dress she wears to the party, जो उसने पार्टी में जो कपड़े पहने हुए थे इससे उसे सिंबलाइज किया था अपने शादी का। ठीक है, कि वो शादी कर रही टॉरवेल्ड से। ओके, our next question is, Mrs. Linde's character in the play The Doll's House symbolizes all of the following except, जो मिसेस लिंडे का जो कैरेक्टर है डॉल्स हाउस प्ले में, इसमें सारे जितने भी ऑप्शन है सब सिंबलाइज कर रहे हैं, बट एक होगा जो नहीं करेगा, एक्सेप्ट दिया है ना, दैट मीन्स कोई एक होगा जो उसमें मेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर द पिटफॉल्स ऑफ मैरिंग फॉर मनी, नोराज पोटेंशियल फ्यूचर, द पोटेंशियल एम्प्टीनेस ऑफ मदरहुड, मोरल परफेक्शन। एंड द राइट आंसर इज मोरल परफेक्शन। बाकी सब तो उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मोरल परफेक्शन जो इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है। लिंडेज ने सारे रोल प्ले किए हैं। ओके, द पिटफॉल्स ऑफ मैरिंग फॉर मनी, तो पिटफॉल्स ऑफ मैरिंग फॉर मनी दैट मीन्स पिटफॉल्स यानी रिस्क लेना छुपा कर। ओके, शादी करना, शादी वो भी पैसों के लिए। ओके, उसने रिस्क लिया था लाइफ का। अगेन एट द सेम टाइम उसने उसका पोटेंशियल फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर उसका मेंशन किया हुआ था। द पोटेंशियल एम्प्टीनेस ऑफ मदरहुड वाला प्रॉब्लम भी आया था। ठीक है, तो सारे बातें उसमें मेंशन किए हुए थे प्ले में, बट ये वाली बातें नहीं मेंशन थी। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्ले द डॉल्स हाउस द टैरेंटेला सिंबलाइजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सो ये जो प्ले है डॉल्स हाउस, इसमें टैरेंटेला जो सिंबलाइज कर रहा है, मतलब सब कुछ बता रहा है, ठीक है, प्ले के बारे में, बट एक नहीं बता रहा है। दैट मीन एक्सेप्ट दिया है ना, तो कोई एक होगा जो नहीं होगा हमारे प्ले में। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड ऑप्शंस आर नोरा's रोल एज परफॉर्मर फॉर टॉरवेल्ड, द इक्वलिटी ऑफ नोरा एंड टॉरवेल्ड्स मैरिज, नोरा's despite to rid herself
of the poison that has developed out of her transaction with Crosstead and Nora's desire to retain Torvald's attention. तो इसमें एक्सेप्ट दिया है, ओके तो हमें वही ध्यान देना होगा कौन सी बातें हमारे डॉल्स हाउस प्ले में नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें नोराज रोल एज परफॉर्मर, नोरा जो है रोल प्ले कर रही है टॉरवेल्ड के लिए, ठीक है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ नोरा एंड टॉरवेल्ड्स मैरिज, अगेन इन दोनों की शादी की बातें चल रही है, वो इक्वलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नोराज डिस्पाइट टू रीड हरसेल्फ ऑफ द पॉइजन दैट हैज डेवलप्ड आउट ऑफ हर ट्रांजेक्शन विद क्रॉसटेड। तो नोराज डिजायर टू गेट रीड, एक्चुअली गेट रीड होना चाहिए था, टू गेट रीड ऑफ हरसेल्फ ऑफ द पॉइजन दैट हैज डेवलप्ड। नोरा जो है उसकी इच्छा क्या थी, उस पॉइजन से बचने के लिए, ठीक है, छुटकारा पाने के लिए। दैट हैज डेवलप्ड आउट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि क्रॉसटेड से ट्रांजेक्शन हो रहा था, कुछ लेना देना, इस वक्त उसी दौरान क्या हो गया था, पॉइजन मिल गया था और वो उससे बचना चाहती थी, ठीक है। अगेन नोराज डिजायर टू रिटेन टॉरवेल्ड्स अटेंशन, अगेन वो उसके अटेंशन को दोबारा पाना चाहती थी, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज द इक्वलिटी ऑफ नोराज एंड टॉरवेल्ड्स मैरिज। तो ये बातें जो इक्वलिटी वाली बात है, ये इनकी शादी की, ये हमारे इसमें मेंशन नहीं किया हुआ था डॉल्स हाउस प्ले में, ठीक है। Our next question is, the entire play Hedda Gabler takes place in the drawing room of the Tasman's home, which is dominated by a large portrait of General Gabler. So what was his relationship to Hedda? So the entire play, मतलब पूरे play में Hedda Gabler जो है, he takes place in the drawing room, वो drawing room में ही था of the Tasman's home. इसकी घर किसका था, तो टेस्मन का था, ठीक है। which is dominated by a large portrait of General Gabler, जिसे डोमिनेट किया गया, ज़्यादा अच्छे से दर्शाया नहीं गया है, और ज़्यादा किसको दिखाया गया है, गैबलर, जो कि जनरल थे, ओके। तो व्हाट वाज हिज रिलेशन टू हेड्डा, तो उसका क्या रिलेशन था हेड्डा से, वो हमें बताना है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ट्विन ब्रदर, ट्विन यानी जुड़वा भाई, फादर, फर्स्ट हस्बैंड, ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड द राइट आंसर इज फादर, वो उसका क्या था, पापा था, ठीक है। Our next question is, Tasman has a close relationship with his maiden aunt Juliana, who has been like a mother to him following the early deaths of his parents. Hedda clearly finds her company and her fawning over her nephew quite tiresome, and carelessly, or so it seems, disparages this article of her clothing, possibly in an attempt to keep her at a distance. So Tasman has a close relationship with his maiden. Tasman जो है उसका बहुत अच्छा रिलेशन था किसके साथ, तो with his maiden, जो उसके घर में आती थी, जो उसके घर में काम करती थी जूलियाना को देखने के लिए, ठीक है। Who has been like a mother, जो कि उसकी मदर की तरह थी, like a mother, okay, not a mother but like a mother to him following the early deaths of his parents, तो उसके पेरेंट्स जल्दी मर गए थे, इस वजह से उसे उसका ध्यान रखना पड़ रहा था, ओके। Hedda clearly finds a company and her fawning, Hedda को उसका कंपनी अच्छा लगा, and her fawning over her nephew quite tiresome, and carelessly disparages this article of her clothing, and possibly in an attempt to keep her at a distance. So Hedda जो है उससे थोड़ा दूरी बनाने के लिए, ओके, कोशिश कर रहा था, और उसकी जो क्लोथिंग है इस सब के बारे में वो उसे नोटिस कर रहा था और बता रहा था कुछ गलत तरीके से कि मतलब इतना सही नहीं है, इस टाइप से उसकी इंसल्ट कर रहा था, ओके। तो फिर पूछा गया है उसने क्या पहना हुआ था जिसकी वजह से वो उसे मतलब डिस्पैरेज कर रहा था, डिसलाइक कर रहा था उसके कपड़े को, ओके। एंड द ऑप्शंस आर हर बॉनेट, हर शॉल, हर ग्लोव्स, हर पैरासॉल। द राइट आंसर इज हर बॉनेट। हर बॉनेट दैट मीन्स वो उसका राइट आंसर होगा। बॉनेट दैट इज़ वो जो पहनते हैं ना माथे में, जो चीन तक आता है कवर करके, और आँख वगैरह खुला रहता है, आँख नाक वगैरह, इस टाइप का टोपी टाइप हुआ जिससे उसने डिसलाइक किया था, ठीक है। Our next question is, shortly after Aunt Juliana leaves, the Tasmans receives a visit from Mrs. Thea Alstead, niece Rising, a former schoolmate of Hedda's and is an old flame of George's. Hedda had never liked Thea and found a particular physical feature of hers to be especially irritating. So what was it? So shortly after Juliana leaves, जैसे जुलियाना छोड़ के मतलब चली गई, टेस्मन ने रिसीव किया क्या, मिसेस थिया एल्फसेड, ओके, जो कि उसकी स्कूलमेट थी पहले की, ओके, हैडा की, एंड एन ओल्ड फ्लेम ऑफ जॉर्जेस, ठीक है। हैडा हैड नेवर लाइक थिया, वो कभी थिया को पसंद नहीं करती थी, एंड फाउंड ए पार्टिकुलर फिजिकल फीचर ऑफ हर्स, और उसका फिजिकल जो फीचर था, जो दिखने वाला अपीयरेंस, वो भी काफ़ी इरिटेटिंग था, देख के मतलब पसंद नहीं आता। सो व्हाट वाज इट,
क्या था, उसको क्या उसके लुक में पसंद नहीं आता था। एंड ऑप्शंस आर हर आइज, हर फिंगरनेल्स, हर टीथ, हर हेयर। द राइट आंसर इज हर आइज। उसके आइज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है। Our next question is, at the beginning of Act 2, Hedda is called upon by Judge Breck, a friend of hers, who had arranged the purchase of villa in which she and George now live. In what extraordinary way does she greet him upon his arrival? At the beginning of Act 2, जो Act 2 जब begin हो रहा है, start हो रहा है, तो हैडा को किसने बुलाया था? जज ब्रैक ने, ठीक है, जो कि a friend of hers, जो उसका फ्रेंड था, who had arranged the purchase of the villa in which she and George now live. तो उसने खरीदने में हेल्प किया था, who अरेंजमेंट किया था, ठीक है, विला, जिसमें वो और जॉर्ज अभी साथ में हैं, ठीक है। इन what extraordinary way does she greet him? उसने किस तरह से उसे ग्रीट किया upon his arrival, जब वो पहुंचा तो उसने कैसे उसे विश किया। एंड द ऑप्शंस आर, she kisses him passionately, she fires a pistol at him, she slaps his face, she throws a vase at him. The right answer is she fires the pistol at him. जब वो उसे मिली ना तो उसने उसे फायरिंग किया, पिस्टल दे वो फायर किया, ठीक है। Our next question is, during her conversation with Judge Breck, Hedda offers numerous reasons for her marriage to the tedious and conventional testament. Which of these is not a reason she offers for accepting the proposal? तो उसका जो कन्वर्सेशन हो रहा था ब्रैक के साथ, जज ब्रैक के साथ, तो हैडा ने ऑफर किया था बहुत सारे रीजंस ताकि वो शादी कर सके, ठीक है, टू द टीडियस एंड कन्वेंशनल टेस्टमेंट। विच ऑफ दिस इज नॉट ए रीजन शी ऑफर्स फॉर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। तो उसमें कौन सा रीजन नहीं है जिससे वो एक्सेप्ट ना करे। ओके, शी विच ऑफ दिस इज नॉट ए रीजन, इसमें से कौन सा वो रीजन नहीं है शी ऑफर्स, जो उसने ऑफर किया था फॉर एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर, ही वाज अनक्वेश्चनेबली रिस्पेक्टेबल, शी हैड डांस्ड हरसेल्फ टायर्ड, शी वाज इन लव विद हिम, he offered to provide for her. The right answer is she was in love with him. So वो उसे like करती थी, okay. Our next question is, midway through Act 2, the much talked about Albert Loveberg finally makes his appearance. After exchanging pleasantries with Desmond and Judge Brack, he and Hedda contrive to have a private talk about their past relationship. It is revealed that Hedda ended the relationship. What according to her was her reason for doing so? So Act 2 में जो midway है, the much talked about Albert Loveberg finally makes his appearance. So बीच में वो Albert Loveberg appeared हुआ था, ठीक है, finally makes his appearance. After exchanging pleasantries with Desmond, तो Desmond और Brack के साथ जब एक्सचेंजमेंट हो गया प्लेजेंट्रीज का, खुशी का, and he and Hedda contrived to have a private talk. फिर उन्होंने प्राइवेट बातें की अबाउट देयर पास्ट रिलेशनशिप, पहले की रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में, ठीक है। इट्स रिवील दैट हैडा एंडेड द रिलेशनशिप। उसको पता चला कि हैडा ने रिलेशनशिप को एंड किया था। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू हर वाज हर रीजन फॉर डूइंग सो, उसका रीजन क्या था। एंड द ऑप्शंस आर, शी हैड बिकम बोर्ड विथ हिम, हर फादर रिफ्यूज्ड टू लेट हर सी हिम, ही फेल इन लव विथ हियर, इट हैपेंड टू develop into something more serious. And the right answer is he fell in love with Dia. तो दिया से वो लाइक करता था, that was why उसने छोड़ दिया था, ठीक है। Our next question is, who is Johanna in the play Ghost? So Ghost play में जोहना कौन था? Okay, and the options are a ghost, the patron saint of a Norwegian post city, a former lover of Oswald, and the last option is a former servant. And the right answer is a former servant. वो पहले का एक नौकर था, ठीक है। Our next question is, whose daughter does Engstrand believe Regina to be in the play Ghost? तो Engstrand जो है क्या बिलीव करती थी, किसकी बेटी है? ओके, whose daughter does she believe, उसको क्या लगता है कि वो किसकी बेटी रेजिना इन द प्ले घोस्ट, और घोस्ट में ये रेजिना किसकी बेटी थी, Engstrand क्या बिलीव करता था, वो हमें बताना है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ए चैम्बरलेंस, ए याचमेंस, ए कॉमन सेलर्स, इज ओन। द राइट आंसर इज ए याचमेंस, ठीक है। याचमैन दैट इज जो याच शिप को चलाते हैं, ठीक है, उनकी बेटी के हिसाब से उसे पता था कि रेजिना उसकी बेटी है, किसको, तो Engstrand को, ठीक है। Our next question is, why is Regina hesitant to join Mrs. Alving and Oswald for campaign in the play Ghost? तो रेजिना क्यों हेजिडेंट टू ज्वाइन, क्यों हेजिटेट कर रही थी, वो क्यों हेजिटेट कर रही थी टू ज्वाइन मिसेस एल्विंग, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, मिसेस एल्विंग और ऑसवेल्ड, फॉर कैंपेन इन द प्ले, जो कैंपेनिंग चलता है ना एडवर्टाइजमेंट का। सो घोस्ट प्ले में
रेजिना उनसे क्यों शर्म कर रही थी, ठीक है, तो हिचक रही थी। एंड द ऑप्शंस आर, हर फादर इज एन अल्कोहलिक, शी नोज Pastor Manders will catch her, she is careful not to follow in her mother's footsteps, she doesn't want to forget her place as a servant. The right answer is she doesn't want to forget her place as a servant. वो इसलिए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि वो एक नौकर है, इसलिए वो दोनों से इजीली मिल नहीं पा रही थी, हेजिटेट कर रही थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ऑस्वल्ड रिटर्न होम इन द प्ले घोस्ट? ऑस्वल्ड जो है घर क्यों आ गया था, हाँ, प्ले घोस्ट में। एंड द ऑप्शंस आर, ही वांट्स टू honor his father and his father's ghost has instructed him to come, he feels ill and he wants to marry a Norwegian wife, the joy of life compels him to make his mother happy, he feels ill and wants to honor his father's memorial. And the right answer is he feels ill and wants to honor his father's memorial. तो उसको घर क्यों आया था ऑस्वल्ड? क्योंकि वो उसे तबीयत खराब लग रहा था और वो अपने फादर की यादों को ओनर देना चाहता था, उसको याद करना चाहता था खुशी से, इस वजह से वो घर आ गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच प्ले डज ऑस्वल्ड डिफर फ्रॉम हिज फादर इन द प्ले द घोस्ट? ऑस्वल्ड जो है घोस्ट के किस तरह से, घोस्ट प्ले में वो किस तरह से अलग था अपने पापा से, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर, ही ड्रिंक्स, ही फ्लर्ट्स विद द मेट, ही हैज अ कॉम्प्रोमाइज्ड रेपुटेशन, ही स्मोक्स। एंड द राइट आंसर इज ही हैज अ कॉम्प्रोमाइज्ड रेपुटेशन। तो ऑस्वल्ड जो है उसके बहुत अच्छा रेपुटेशन था जो कि उसके पापा का नहीं था, ठीक है। इस तरह से वो अपने पापा से तो बहुत अलग था। एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले घोस्ट, Pastor Manders realizes which of the following facts? तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि घोस्ट प्ले जब स्टार्टिंग हो रहा है तो उसमें Pastor Manders उसने रियलाइज किया था, उसमें से क्या कौन सी बात उसने महसूस की थी, ओके। एंड द ऑप्शंस आर, कैप्टन एल्विंग continued his debauchery even after his wife returned to him, Mrs. Alving was once interested in him romantically, Regina is Captain Alving's daughter, Mrs. Alving is a free thinker and supports the idea of couples living together unmarried. And the right answer is Mrs. Alving was once interested in him romantically. तो Mrs. Alving जो है बहुत interested थी romantically, ठीक है। Our next question is, what is Jacob Extrand by profession in the play Ghost? Jacob Extrand जो था प्रोफेशन में क्या थे in the play घोस्ट में, ठीक है। ए बारटेंडर, एन asylum पेशेंट, ए कारपेंटर वर्किंग ऑन एन asylum, ए डॉक्टर इन एन asylum. द राइट आंसर इज ए कारपेंटर वर्किंग इन एन asylum. asylum दैट इज जो पागल खाना होता है जिसमें पागलों को रखा जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पे वो एक कारपेंटर था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द लास्ट पर्सन टू लीव द रूइंस ऑफ द asylum इन द प्ले घोस्ट? तो घोस्ट प्ले में लास्ट पर्सन कौन था जो कि मतलब asylum को खराब करके छोड़ के चला गया था? एंड द ऑप्शंस आर मिसेस एल्विंग, Pastor Manders, Captain Alving, Oswald. And the right answer is Oswald. Oswald लास्ट पर्सन था जो कि इस asylum को छोड़ के चला गया था खराब करके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक होस्ट हुआ जो भी प्लेस में मेंशन कर रही हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को MCQ के थ्रू दे रही हूँ। इससे क्या होगा, आप लोगों को नॉवल के बारे में, प्ले के बारे में, जो भी हमारा मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा के बारे में, आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि प्ले में एक्चुअली कहानी क्या थी, ओके, कौन से कैरेक्टर्स थे, किसने क्या किया, एवरीथिंग हमें MCQ के थ्रू पता चल जाएगा। और ये हमारे बहुत हेल्पफुल करेगा, UGC नेट में एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आप इजीली मतलब पास कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है, एक भी वीडियोस छोड़िएगा नहीं, इससे आपके एग्ज़ाम को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि मेरी जो वीडियोस हैं पूरे मतलब इंडिया में अच्छे से मतलब हर जगह हर एक बच्चों के पास पहुँचे ताकि सब इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके UGC नेट के लिए। ये सिर्फ हमारे UGC नेट के लिए भी नहीं है, अगर आप KV का PGT करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं या फिर TGT करना चाहते हैं, उसके लिए भी अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, how does Mrs. Alving first learn that Oswald is flirting with Regina in the play Ghost? तो Mrs. Alving जो है उसने पहले कैसे जाना कि Oswald जो है उस रेजिना के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है in the play Ghost, okay? And the options are Extrand tells Pastor Manders, she catches them in the garden, she hears Regina resisting him in the dining room, she hears Oswald talking about her in a drunken delirium. The right answer is she hears Regina resisting him in the dining room. वो सुनी थी रेजिना को, वो उससे डाइनिंग रूम में रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है, ज़बरदस्ती उसे रोक रहा था।
Our next question is, at the beginning of the play, Mrs. Alving expects Oswald to receive which of the following in the play horse. तो प्ले के स्टार्टिंग में मिसेस एल्विंग जो है एक्सेप्ट ऑसवाल्ड को छोड़कर टू रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, उससे क्या क्या मिला, एक्सेप्ट कौन मिला, मतलब एक्सेप्ट ऑसवाल्ड को छोड़कर बाकी उसे क्या क्या मिला. ओके, एंड द ऑप्शंस आर मैंडर्स ब्लेसिंग, हिज फादर्स इनहेरिटेंस, इंस्टेंस blessing as Regina's husband, and her own inheritance. And the right answer is her own inheritance. So ऑसवेल्ड को छोड़कर मिसेस एल्विंग को अपना ओन इनहेरिटेंस मिला, जो कि मतलब अपने फोरफादर से मिलता है. ठीक है, जो कि वंश को बोलते हैं, वंश से जो हमें नई नई चीज़ें मिलती है, धारणा, दैट इज इनहेरिटेंस. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ऑसवेल्ड फर्स्ट अपीयर इन द प्ले घोस्ट. ऑसवेल्ड जो है स्टार्टिंग में कैसे अपीयर किया, कैसा वो उसका अपीयरेंस कैसे दिखाया गया था, वो किस तरह से दर्शाया गया था उसे प्ले घोस्ट में. एंड द ऑप्शंस आर स्मोकिंग ए पाइप, स्मोकिंग ए सिगर, ड्रिंकिंग चिल पंच, ड्रिंकिंग चैंपेन. एंड द राइट आंसर इज स्मोकिंग ए पाइप. वो एक पाइप को स्मोक कर रहा था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द प्ले घोस्ट स्ट्रक्चर्ड. घोस्ट प्ले को किस तरह से बनाया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है. ओके, एंड द ऑप्शंस आर इंटू 3 acts of 2 scenes each, into 4 scenes, into 3 acts, into 5 acts of 3 scenes each. And the right answer is into 3 acts. जो घोस्ट प्ले है इसमें 3 एक्ट है. ठीक है. Our next question is, what does Oswald carry in order to be ready for emergencies in the plague house. तो ऑसवेल्ड ने क्या क्या कैरी किया था अपने साथ. ठीक है. इन ऑर्डर टू रेडी, अपने आप को रेडी रखने के लिए जब भी कुछ एमरजेंसी होगा तो, इन द प्लेग होस्ट. एंड ऑप्शंस आर his father's pistols, morphine pills, a picture of Regina, a silver cross. So our right answer is morphine pills. Morphine pills से उसने हमेशा एमरजेंसी में क्या किया था, ऑसवेल्ड ने अपने साथ ही रखता था मॉर्फिन के पिल्स को, टैबलेट्स को, जो जिससे उसे हेल्प कर सके, हमेशा रेडी रहता था घोस्ट प्ले में. ठीक है. Our next question is, which of the following plays by Shaw was used as the basis for the film My Fair Lady. तो जो प्ले है बाय शॉ, ओके, दैट इज माई फेयर लेडी, इसमें बेसिस क्या यूज़ किया हुआ है. एंड द ऑप्शंस आर मेजर बारबरा, सेंट जॉन, हार्टब्रेक हाउस, पिग्मेलियन. ओके, एंड द राइट आंसर इज सेंट जॉन. सो हमारे जो प्ले है माई फेयर लेडी, इसमें शॉ ने किसे बेसिस किया हुआ है, सेंट जॉन को. ठीक है. इस पर आधारित पूरा फिल्म है My Fair Lady, जो कि प्ले है. ओके. Our next question is, which writer said of Shaw he hasn't an enemy in the world and none of his friends like him. तो इसमें कौन सा राइटर है, which writer said of Shaw के बारे में कहा है कि he hasn't an enemy in the world, उसके दुनिया में कभी कोई दुश्मन नहीं था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था उसकी तरह, like him. ओके. एंड द ऑप्शंस आर ऑस्कर वाइल्ड, H.G. Wells, साकी, G.K. Chesterton. The right answer is Oscar Wilde. Okay. Our next question is, which of Shaw's plays has the Don Juan legend as its underlying theme. So Shaw का कौन सा प्ले था जो कि डॉन जुआन का लीजेंड था एज इट्स अंडरलाइंग थीम. जो मतलब डॉन जुआन ने जो अपने लीजेंड लिखे थे, जो भी उसका मेन थीम जो है इसके प्ले पे मतलब आधारित था. ओके, फॉलो किया हुआ था. तो कौन सा प्ले था. एंथनी एंड क्लियोपाट्रा, मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा, द डेविल्स डिसाइपल. द राइट आंसर इज मैन एंड सुपरमैन. तो इस प्ले पर आधारित इनका अपना थीम था. ठीक है, लीजेंड था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशनलिटी ऑफ द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डिस्क्राइब एज डैश 99% एन इडियट. सो कौन सी नेशनलिटी का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को डिस्क्राइब किया था जो कि 99% इडियट था. अमेरिकन, इंग्लिश, फ्रेंच, आयरिश. कौन सी नेशनलिटी ने मतलब डिस्क्राइब किया था शॉ को. ठीक है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है उसको किस नेशनलिटी ने 99% इडियट बोला था. एंड द राइट आंसर इज अमेरिकन. अमेरिकन मतलब अमेरिकन जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने G.B. शॉ को इडियट कहा था, वो कि 99% इडियट है. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेलो राइटर caustically said of Shaw, his work makes me admire the magnificent टॉलरेंस एंड ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ द इंग्लिश. तो इसमें से कौन सा फेलो राइटर था जो कि कहा था
शॉ के बारे में दैट हिज वर्क मेक्स मी एडमायर द मैग्निफिसेंट टॉलरेंस एंड ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ द इंग्लिश के बारे में मतलब ब्रॉड माइंड, बहुत बड़ा विचार मतलब फैलाता है और बहुत ही एडमायर करने वाला बात कहा था। उसका जो वर्क है बहुत एडमायर करने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनके वर्क को अगर आप उनके प्लेस को अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही ब्रॉड माइंड फील होता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो किसने कहा था? ओके, एंड द ऑप्शंस आर हिलेरी ब्लॉक, W.H. Auden, एडगर एलन पो एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज जेम्स जॉयस। द राइट आंसर इज जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जी ने इनको बहुत सराहाया था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट कॉज डिड शॉ डाई इन 1950? शॉ जो मरे थे 1950 में, क्या कारण था? ओके, एंड द ऑप्शंस आर suffered a heart attack and drowned on a long distance swim due to kidney failure after falling from a tree. He caught pneumonia while ice swimming. Suffered a stroke in a sauna. The right answer is due to kidney failure after falling from a tree. तो ट्री से गिरने के बाद में किडनी फेलियर हो गया था जिसकी वजह से शॉ मर गए थे, ठीक है। Our next question is the dedication begins with a letter written by which author? तो डेडिकेशन जो है, द डेडिकेशन ये इट बिगिन्स विथ ए लेटर, ये एक लेटर से बिगिन होता है। रिटन बाय विच ऑथर, किसने लिखा है? ओके, एंड द ऑप्शंस आर मार्क ट्वेन, जेम्स जॉयस, फ्रांस काफ्का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द राइट आंसर इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो द डेडिकेशन जो है ये किसने लिखा है? तो शॉ जी ने लिखा है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टॉपिक डज शॉ क्लेम टू हैव फेल्ड व्हेन राइटिंग ए प्ले? शॉ ने कौन से टॉपिक को, कौन से जो लिखने वाला पॉइंट था के लिए क्लेम किया टू है फेल, जो कि फेल हो गया था। ओके, व्हाइल राइटिंग, जब वो प्ले लिख रहे थे तो। ओके, एंड द ऑप्शन हिमसेल्फ, सुपर हीरोज, गॉड, रिलेशनशिप। द राइट आंसर इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वाला जो था उन्होंने क्लेम किया था, बट फेल भी हो गए थे जब वो लिख रहे थे एक प्ले। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉ डज नॉट बिलीव वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए ग्रेट राइटर। शॉ जो है एक बात को नहीं बिलीव करते हैं एज ए ग्रेट राइटर। ओके, एंड द ऑप्शंस आर कीथ, शेक्सपियर, बायरन, जॉयस। तो शॉ जो है किसको बिलीव नहीं करते हैं कि वो एक अच्छे राइटर नहीं है, मतलब बड़े मतलब लेखक नहीं है। ओके, एंड द राइट आंसर इज बायरन। बायरन को बिल्कुल भी एक अच्छे राइटर के हिसाब से कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉ सेज दैट वुमेन नो लॉन्गर आस्क फॉर। तो शॉ क्या कहते हैं कि औरतें जो है नो लॉन्गर कभी मांगती नहीं है फॉर व्हाट? ट्राइफल्स, फॉरगिवनेस, पिटी, परमिशन। And the right answer is pity. Pity यानी दया. Okay. Our next question is according to Shaw, who is uniquely absent from the complicated actions of ordinary man and woman? Shaw के हिसाब से who is uniquely absent? Totally मतलब क्या absent नहीं है from the complicated actions of ordinary man and women. So ordinary man और औरतें और जो इंसान हैं, मर्द हैं, टोटली उनके जो complicated actions है उसमें से क्या absent है? Okay. And the options are man, गॉड, लुसीफर, आर्टिस्ट। द राइट आंसर इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो है टोटली एब्सेंट है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू शॉ मोस्ट राइटर्स पोर्ट्रे मेन एज। तो शॉ मतलब क्या कहते हैं कि बहुत सारे राइटर्स जो है इन आदमी को, मर्द को कैसे दर्शाते हैं? एंड द ऑप्शंस आर रिप्रेस्ड, fearful, the sexual initiator, godlike. The right answer is the sexual initiator. Okay. Our next question is, when Pozzo first enters, what does he reveal he is on his way to do in the play Waiting for Godot? तो जब पॉजो फर्स्ट एंटर कर रहा था, मतलब अंदर आ रहा था, एंट्री हो रहा था, तो उसने क्या रिवील किया, क्या खुलासा किया? ही इज़ ऑन हिज वे टू डू इन द प्ले, जो अपने उस प्ले में वो करने जा रहा था, वेटिंग फॉर गॉडट. ओके, एंड ऑप्शंस आर मीट गॉडट, किल समवन, मीट ए लवर, सेल हिज स्लेव. राइट आंसर इज सेल हिज स्लेव. वो अपने नौकर को बेचने जा रहा था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what has happened to Pozzo when he and Lucky returned on the second night in the play Waiting for Godot? तो क्या हुआ था पोजो को जब वो और लकी रिटर्न हो रहे थे दूसरी रात को वेटिंग फॉर गॉडट प्ले में? एंड ऑप्शंस आर, ही इज ब्लाइंड, हिज लेग इज ब्रोकन, ही कांट स्पीक, ही इज ए डिफरेंट पर्सन. द राइट आंसर इज ही इज ब्लाइंड. तो क्या हुआ था जब वो लोग आ रहे थे तो पता चला कि ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है. ओके, आवर today's question, that is next one is, which character is addressed by the most names in the play Waiting for Godot? So कौन से कैरेक्टर को एड्रेस दिखाया गया है एज द मोस्ट नेम्स इन द प्ले, जो बार बार मतलब मेंशन किया है वेटिंग फॉर गॉडट प्ले में? ओके, एंड द ऑप्शंस है व्लादिमीर, एस्ट्रोजन, पोजो, लकी.
राइट आंसर इज व्लादिमीर। व्लादिमीर को वेटिंग फॉर गॉडेट में बार बार दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जितना ही मैंने MCQs दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।